हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखा था। हालांकि आज की इस वीडियो में भी मैं कॉन्सेप्ट ही कराने वाला हूं, बट ये रिलेटेड होगा हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स जिन्हें हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो के अंदर। उनसे रिलेटेड मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी टर्म लिख दी हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। ऑलमोस्ट सारी बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय, और ये वही स्टेप है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी बातें लिखी हैं। देखो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहले लिखा है क्लोज द बुक। अब ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है तो बुक तो क्लोज होगी। तो बुक को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सारी एसेट्स को क्लोज करने के लिए मैंने यहां पर एंट्री लिखी हुई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसको याद कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं लिख लो, बट ये आपको लर्न होनी चाहिए कि जब भी कभी एसेट को क्लोज करा जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं। अब इनका कहने का छोटा सा मतलब ये है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में से जितनी भी एसेट साइड आपको आइटम्स गिवन होंगे उन सबको उठाओगे और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। किस साइड रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे वो भी मैं बता देता हूं। मान लो बैलेंस शीट हमारी ये है, ये एसेट साइड होती है और ये होती है हमारी लायबिलिटी साइड। ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में जो एसेट साइड हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड ट्रांसफर कर दी जाएंगी, यानी कि ये सब क्लोज कर रहे हो आप, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर रहे हो। और जो भी हमारी लायबिलिटी साइड जो भी आइटम्स होंगे उनको उठाकर आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दोगे। तो इसी से ये एंट्री बनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो आपको लायबिलिटी का पोर्शन भी अपने आप ही समझ आ जाएगा। फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है, मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी हम कभी अपनी फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं तो एसेट को सेल करके जो भी यहाँ से पैसा आया है इस पैसे को किसको दिया जाता है? लायबिलिटी वालों को। वो लाइन लगाकर फॉर्म के बाहर खड़े रहते हैं, आ जाओ और हमारा पैसा दे दो। तो अब पहले लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करने के लिए कि इनको पैसा देना है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? एंट्री अपोजिट कर देंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी को क्यों डेबिट करा? क्योंकि हमारी जितनी भी लायबिलिटी है वो क्रेडिट जा रही है। आप देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड आ रही है, सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अब हमारा एक स्टेप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी की सारी एसेट्स को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया और सारी की सारी लायबिलिटी को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया, और एंट्री भी हम समझ चुके हैं। अब एसेट की बात आई तो एसेट कौन कौन सी हमें उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वो सारी की सारी मैंने सीरीज वाइज यहाँ लिख दी है। हालांकि ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इसी सीरीज में हो, ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट जो मेन आइटम है वो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। वो ये है, बिल्डिंग को आपने देखा बैलेंस शीट में एसेट साइड उठाया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक भी जाएगा, फर्नीचर भी जाएगा, डेटर भी जाएगा, गुडविल भी जाएगी। हालांकि गुडविल में बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो ये सोचेंगे कि बैलेंस शीट की तो गुडविल हम राइट ऑफ करते थे, याद होगा आपको ये सारी बातें। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्म क्लोज हो रही है। अब आगे का फॉर्म का तो चलने का कोई मतलब ही नहीं बचा, बैलेंस शीट बनेगी नहीं। तो आप क्या करोगे? इस गुडविल के भी अमाउंट को उठाओगे और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे, इट मीन्स क्लोज कर दोगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिन्हें छोड़कर आपको बाकी सारी एसेट्स डालनी है? एक तो एसेट साइड में कैश का अमाउंट और बैंक बैलेंस, या तो लिखा हो कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस, दोनों में से किसी को भी आपको क्लोज नहीं करना है। फिक्टिशियस एसेट, जो बेकार की एसेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, उनको भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालना है। ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। इसके बाद लायबिलिटी की अगर बात आई तो लायबिलिटी कौन कौन सी लायबिलिटी आप ये देख सकते हो, मैंने लायबिलिटी सारी लिख दी है। क्रेडिटर, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। बिल्स पेबल रियलाइजेशन में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेते थे, ओडी, ठीक है, लायबिलिटी साइड मेंशन होता था ये, तो ये भी जाएगा। रिलेटिव्स का लोन, मान लो कोई हमारा मिस्टर ए है
जो कि हमारी फर्म में काम कर रहा था और उसकी वाइफ से, ए की वाइफ से हमने लोन ले लिया, तो वो भी क्या है, पेड तो करना ही है, तो इसलिए हम उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, पीडीडी, ये भी आप रियलाइजेशन में डालोगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्लोज कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इसी का पार्ट है। और IFR, इट मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये वो सारी लायबिलिटी मैंने सीरीज में लिख दी हैं जो आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, और इनको उठाकर आपको स्टेप 1 में फॉलो क्या करना है, उठाया और रियलाइजेशन में डाल दिया। डालेंगे कैसे वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, बट इस क्लास में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहां तक बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब वो सारी चीजें तो हमने देख ली जो लायबिलिटी ट्रांसफर करने वाले हैं हम रियलाइजेशन में, क्लोज कर रहे हैं हम उसको पे करने के लिए। कौन कौन सी चीजों को हमें छोड़ना है, सबसे पहला फ्री रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गए, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर का कैपिटल जो लायबिलिटी साइड शो होता है, और पार्टनर का लोन अकाउंट। ये चीजें आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करानी है, नहीं ट्रांसफर करनी है, अगर है भी तो उनको छोड़ दो। क्या करेंगे वो हम आगे के स्टेप में देखेंगे, बट अभी इस पहले स्टेप के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं वो ये है, जिन जिन चीजों को मैंने बोला एसेट्स है, लायबिलिटी है, उनको उठाकर डालो, बाकी चीजों को नहीं बोला तो उनको छोड़ दो। उनका क्या करेंगे वो देखते हैं। स्टेप 2 में आपको करना क्या है, रियलाइजेशन का कोई भी एक्सपेंस एसेट्स को सोल्ड करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको एसेट्स को सोल्ड करना है और टेकन ओवर, चाहे कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है उसको करने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें तो पैसे से मतलब है, मैंने पहले भी बताया। और जितनी भी लायबिलिटी है, ये जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, इनका पैसा इनको देना है। कहने का मतलब ये है, दूसरा स्टेप ये कहना चाहता है, सारी एसेट्स को सोल्ड करो और जो लायबिलिटी, जो क्रेडिटर हमारे सर पर खड़े हुए हैं, फर्म के सर पर खड़े हुए हैं, फर्म के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, उनको उनका पैसा दे दो। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या सीखा, पेमेंट, आपको क्या करनी है, पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। चलो पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर, थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर इट बैलेंस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जब आप सारा का सारा टोटल कर लोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लोगे, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है जिसके अंदर आपने एसेट ट्रांसफर करी थी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, फिर उनकी पेमेंट करी थी, एसेट्स को बेचा था, ठीक है, उसके बाद वो टोटल हो गया, टोटल यानी कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट टोटली क्लोज हो चुका है। जो भी क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस आ रहा है आपका, ये बैलेंस, इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है बच्चों, कहाँ ट्रांसफर करना है, बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोल दो और क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां पर ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर दो कंडीशन आपके सामने आएंगी। चीजों को बेचने के बाद, जो भी एसेट थी उसको सेल करने के बाद, या तो आपको हो रहा होगा प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कब हो रहा होगा कि आपको सोल्ड करने के बाद जितनी भी एसेट आपने सोल्ड करी है, मान लो 1 लाख रुपए आया और आपको मार्केट का यानी कि लायबिलिटी का सिर्फ 80,000 रुपए देना था, तो 1 लाख में से अगर आप 80,000 दे भी देते हो तो आपके पास कितने बचे, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए एज अ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपने सारी एसेट सोल्ड कर दी, मुश्किल से मुश्किल वो एसेट आपकी सोल्ड हुई, मान लो 1 लाख की सोल्ड हुई, लायबिलिटी थी हमारे ऊपर 1,20,000 रुपए की, तो आपको 20,000 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कंडीशन दो ही आएंगी आपके सामने, रियलाइजेशन जब क्लोज होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट की कंडीशन में आपको क्या एंट्री करनी है भाई, ट्रांसफर तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही करोगे बैलेंस, चाहे वो लॉस का बैलेंस है या वो प्रॉफिट का बैलेंस है। तो यहां पर हम एंट्री सीख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों करा, आपको पता है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट साइड आता है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, पार्टनर को मिल रहा है वो, यानी कि पार्टनर को वो चीज दिया जा रहा है।
और अगर पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब पार्टनर से लिया जा रहा है। तो यहां पर आप इसी चीज को देखकर समझ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो भी रियलाइजेशन का बैलेंस था, डेबिट साइड बैलेंस तो नहीं आएगा, हाँ डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड आएगा, वो ट्रांसफर करना है आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर है? प्रॉफिट वाली कंडीशन। अगर कंडीशन लॉस की है तो आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि अब यहां पर पैसा लिया जाएगा, जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट पार्टनर लेना जानते हैं तो लॉस भी तो देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के बाद हमारा सीधा आता है स्टेप फोर। स्टेप फोर भी बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर वो बैलेंस डाल चुके होगे, ठीक है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तैयारी शुरू हो जाएगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो जो चीज़ें देने वाली हैं वो हम देंगे और उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। मतलब लास्ट में जो भी हमारा बैलेंस बचेगा उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है बच्चों? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट में। अब यहां पर भी दो कंडीशन हमारे सामने होंगी। जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को चीजें दी गई और जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से चीजें ली गई, हो सकता है 1% के आपका सरप्लस आ जाए। सरप्लस इट मींस पैसा बच जाए। अगर पैसा बच गया तो क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकालकर कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर डेफिशिएंसी आ गई तो फिर क्या होगा? अपोजिट, एंट्री अपोजिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या होगा? सरप्लस। पार्टनर पैसा घर ले जाएगा, पैसा घर लेकर जाएगा, और डेफिशिएंसी की कंडीशन में पार्टनर पैसा घर से लाएगा। बस इसको हिंदी में लिख लो बड़ा बड़ा, ठीक है, आपको याद रहेगा। डेफिशिएंसी की कंडीशन में पैसे को घर से तो यहां तक सभी को बातें क्लियर है? ठीक है, अब आपको इस चीज की एक सबसे खास बात बताता हूं। खास बात क्या है इसकी, कि जब आप कैश अकाउंट बनाओगे, जब आप कैश, क्योंकि आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस था वो कहां ट्रांसफर करा? कैश अकाउंट में। जब आपका कैश अकाउंट बनेगा तो लास्ट में उसका बैलेंस टैली कर जाएगा। अगर आपका बैलेंस टैली कर गया तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। अगर आपका बैलेंस टैली नहीं करता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है, आपको रीचेक करने की जरूरत है। तो ये चीज आपको यही पता लगे, क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मारामारी करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, आप खुद से उसे चेक कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई हमारी यहाँ पर डिसोल्यूशन में जो हम करने वाले हैं वो कहानी खत्म। उसके साथ साथ एक नई कहानी मैं बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिन्हें आप स्पेशल पॉइंट का भी नाम दे सकते हो। पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, व्हेन एन एसेट, जब कोई एसेट या तो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। अब रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड से यहां पर क्या मतलब है बताओ? यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जब उसे रिकॉर्ड करी गई हो या रिकॉर्ड ना करी गई, जो अनरिकॉर्डेड बोलते हैं, जो हम उसे अच्छा वैसे जो हमें सर्टेनिटी नहीं होती, वो अनसर्टेन, मतलब हमें लास्ट में शो होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है वो रिकॉर्डेड है, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी हुई वो अनरिकॉर्डेड है। एडजस्टमेंट में जो है, हाँ, बाकी बताते ना, एडजस्टमेंट में भी आता है हमारे सामने सवाल कि भाई ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पर ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी और अंडर वैल्यू तो एक अलग चीज़ होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो फिर हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अगली जो भी नेक्स्ट बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड वो होगा जो बैलेंस शीट में मेंशन होगा और अनरिकॉर्डेड जो नहीं होगा। इज गिवन टू लायबिलिटी, रिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इस बात को समझना, इन्होंने बोला है अगर आपको कोई एसेट, चाहे वो रिकॉर्डेड थी या वो अनरिकॉर्डेड थी, उसको उठाकर किसी ऐसे बंदे को देना पड़ रहा है कि जो हमारी लायबिलिटी थी, यानी कि फर्म की लायबिलिटी थी। अब वो लायबिलिटी भी चाहे रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड थी, आप उस केस में क्या एंट्री करने वाले हो? आप उस केस में क्या एंट्री करने वाले हो? कोई आइडिया? नो एंट्री। नो एंट्री। वेरी गुड, इतनी समझदार लड़की हमारे ट्यूशन में कहाँ से आ गई? अभी आपने पॉइंट सेंड करा दे। नो एंट्री।
बिल्कुल सही कहा है इस लड़की ने, ठीक है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम उस एसेट के बदले अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं। तो क्यों सर पे बोझ बढ़ा है, क्यों एंट्री करें, ठीक है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो एसेट की जगह पर हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, उसको जाने दो। दूसरी कंडीशन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट। मान लो आपके पास ये मार्कर था, ये आपकी एसेट थी, इसकी जो सेल वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, क्वेश्चन साइलेंट था। तो उस कंडीशन में आप उस एसेट की वैल्यू क्या लिखोगे, बेचते समय क्या लिखोगे, उसकी सेल वैल्यू तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे। अगर बोला गया कि भाई इसकी जो बुक वैल्यू है वो 50 रुपये है, तो सेल वैल्यू क्या है, दोनों चीज़ें अलग होती है, मैंने बताई है, ठीक है। अगर आपको नहीं बता रखा तो आप उसे मानने वाले हो बुक वैल्यू। भाई 50 की चीज़ थी, आप उसे 50 की ही मानोगे। अगर बुक में मेंशन है ये 50 रुपये का मार्कर है और आपने सेल करा और क्वेश्चन साइलेंट है इसकी सेल वैल्यू से रिलेटेड, तो आप उसे वहाँ क्या मानने वाले हो, जो बुक वैल्यू में गिवन है। इसके बाद अगर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट है, अगर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट है और उसको आप सेल करने जा रहे हो, जो बुक वैल्यू थी, ठीक है, वो तो आपको पता है, बट सेल वैल्यू आपको यहाँ पता ही नहीं है, तो आप वहाँ पर उसको क्या मानोगे, निल, यानी कि 00।